Students, good morning. I am Mukesh Chaudhary, your English educator for the next 2 minutes. And today's topic is, as usual before, the exercise of determiners. Determiners are very important, as you know, and we have to do these exercise. So let's come on, all students, and see question number 1 here. It is your question number 1. I will give you 10 minutes, 10 seconds to do a single question. Okay? Then do it. आप इसे कीजिए. वैसे ये 10 सेकंड्स का है भी नहीं, ये देखते ही क्लियर होगा. तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और यहाँ पर है एलिफेंट. क्या है? एलिफेंट. तो हम सीधा यहाँ पर भरेंगे एन एलिफेंट किल्ड अब ए बॉय, किल्ड ए बॉय, क्योंकि ये भी सिंगुलर है. ये तो आपको बहुत पहले से पता होगा कि ए और एन दोनों इक्विवेलेंट हैं 1 के. दोनों इक्विवेलेंट हैं 1 के. 1 का मतलब 1. तो इस बात को दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि ए और एन के बाद में जो नाउन होगी वो 100% काउंटेबल सिंगुलर होगी और नॉन आइडेंटिफाइड होगी. मतलब जिससे हम परिचित नहीं होते हैं, जिसको इंडेफिनेट कहते हैं ज्यादातर टीचर, उसको मैं नॉन आइडेंटिफाइड कहता हूँ, क्योंकि ये एक ज्यादा सुटेबल वर्ड है. तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है. आई बॉट डजन मैंगोज. ये मजेदार क्वेश्चन है. डू इट. ओके, तो आई बोथ, देखो पहला दी डजन मैंगोज, ये तो बिल्कुल नहीं यहाँ बैठ रहा. आई बोट एंड डजन मैंगोज, ये यहाँ बिल्कुल नहीं बैठ रहा. अब ये आई बोट फ्यू डजन मैंगोज, आई बोट फ्यू डजन मैंगोज, लेकिन इस तरीके से हम जनरली यूज करते नहीं है फ्यू का यूज. तो यहाँ पर जो ए है, ऑप्शन बी है, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है. और इन दोनों के बीच में जंग है, बी और डी. वैसे दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर बी है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है. और रीजन इज दैट कि इस तरीके के सेंटेंस हम इंग्लिश में यूज में लेते हैं. आई बोट ए डजन मैंगोज, यहाँ एक का मतलब है 1. यहाँ एक का मतलब क्या है? 1 डजन मैंगोज. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है. ये लो. $100 पैसा मेक्स रुपीज. 100 पैसा. तो इसमें दोस्तों थोड़ी सी टाइपिंग से संबंधित मिस्टेक है. अच्छा, रुपी, ये ऐसे नहीं आएगा यहाँ पर. तो आप चाहो तो एक चीज और इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें एक का यूज हो सकता है यहाँ पर. 100 पैसा यानी 100 पैसे मिल करके और 1 रुपए का 1 रुपए बनाते हैं. तो बोलने में तो 100 पैसा ठीक है, लेकिन अगर आप राइटिंग कर रहे हो, अगर आप लिख रहे हो, तो फिर आपको एक का यूज करना चाहिए. तो करो इसका.
अब यहाँ पर सीधा सा आंसर यही है कि 100 पैसे मिल करके क्या करते हैं, एक रुपए बनाते हैं। तो यहाँ पर है ए है, यहाँ पर ये रहा ए। 100 पैसा मेक्स ए रुपी। इस तरीके के क्वेश्चन कई तरीके से आते रहते हैं। जैसे आई हैव, मैं आपको थोड़ा सा नीचे बताता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम के अंदर आता रहता है और आपको भी पता होना चाहिए, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे आई हैव ए 1000 रुपी नोट। ये इस तरीके से आता है और वो क्या करवाता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर वो भरवाता है, यहाँ पर वो कुछ ना कुछ भरवाता है। जैसे इस पे मैंने पहले लिख दिया, तो आई हैव ए 1000 रुपी नोट। अब ये जो 1 है ये है इसके लिए, ये है इस नोट के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट नाउन होती है वो ये है। नोट की बात है कि आपके पास कितने नोट हैं, ये है। अब ये है आपका सीधी सीधी बात आर्टिकल। फिर तुम्हारे में से ये सोच सकते हो कि यार एक का मतलब भी एक और 1 का मतलब भी एक। तो ये जो 1 है ये रुपी है, किसका है, ये 1000 के साथ में है। ये 1000 रुपी नोट, ये 1000 का है। सच्चाई तो ये है, ये 1000 यानी 1000 का एक नोट है मेरे पास में। तो आप ध्यान रखना, ये यहाँ पर ए का यूज इस तरीके से होता है। और अगर यहाँ पर नोट्स होता, अगर यहाँ पर नोट्स होता तो फिर ए नहीं आता, क्योंकि ए आया है इस नाउन के लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ये एक कहावत है और कहावत के अंदर तो हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, जैसी होती है वैसी होती है, उसमें कोई ग्रामेटिकल रूल्स और रेगुलेशंस लागू नहीं होते हैं। तो आप इसे कीजिए, ये तो सीधा सा है। अगर आपको पता है ओके, नहीं पता है तो फिर आपको आना पड़ेगा इधर। तो इसमें है आंसर नंबर सी, ये है, ये एक कहावत है। तो ए स्टिच, स्टिच का मतलब होता है टांका लगाना। क्या मतलब होता है, टांका लगाना। जैसे कोई कपड़ा फट गया तो हम उसको स्टिच करते हैं। इवन अगर हमारे लग भी गई तो डॉक्टर है वो हमारी जो स्किन को पास करके और जो स्टिच करता है उसको, या वो टांका लगाता है, तो वो भी एक ये। तो ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो इसमें कहा यह गया है कि अगर टाइम पर आप किसी प्रॉब्लम को देख लेते हो तो वो सोल्व हो जाती है, और अगर उसको टाइम पर आपने देखा नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये है इसका मतलब। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। ओके, अब एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और ये क्या है कि मैन केम एंड नॉक्ड एट डोर। मैन केम एंड नॉक्ड एट डोर। जैसे हम ये कहें कि कोई आदमी आया और उसने दरवाजे को नॉक किया। तो बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये। डू इट, 10 सेकेंड्स आपके लिए। ओके दोस्तों, अब देखो ये जो मैन है ये यहाँ पर आइडेंटिफाइड नहीं है। कोई आदमी आया और आकर के और उसने हमारा दरवाजा खटखटाया, तो दरवाजे से तो हम आइडेंटिफाइड हैं, दरवाजे से हम आइडेंटिफाइड हैं। ये दी का यूज है, कौन सा बता सकते हो क्या आप? एनाफोरिक, कैटाफोरिक और होमोफोरिक और जेनरिक। तो ये होमोफोरिक यूज है, क्लास के अंदर बहुत शानदार तरीके से करवाया हुआ है ये, तो मैं नहीं समझता आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी। ये होमोफोरिक यूज है। और ए है यहाँ पर, ये कोई अनजान आदमी है, तो यहाँ पर यूज होगा ऑप्शन ए और डी।
ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ही पेज हिज सर्वेंट RS 100 ए वीक, कि ये जो है ये 100 रुपए पर वीक के हिसाब से अपने नौकर को देता है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कीजिए। अच्छा, तुम ये सोच रहे होगे कि ए और एन का यूज या दी का यूज आर्टिकल में इस तरीके से कैसे हो रहा है, ये तो डिटरमिनर्स है ही नहीं। तो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ कि आजकल जो ग्रामर, जो मॉडर्न ग्रामर है, उसमें आर्टिकल का टॉपिक है ही नहीं। आर्टिकल के डिटरमाइनर्स हैं, उन्होंने अपने आप में इसको इंडल्ज कर लिया है, इस टॉपिक को, आर्टिकल को। अब आर्टिकल कोई इंडिपेंडेंट टॉपिक नहीं है इंग्लिश के अंदर। और ये बात ठीक है वैसे, क्योंकि आर्टिकल है वो भी नाउन के लिए आता है, डिटरमिनर्स है वो भी नाउन के लिए आता है, तो दोनों एक ही में रहने चाहिए। इससे फालतू कंफ्यूजन पैदा होता है अलग अलग होने से, दोनों नाउन के लिए काम में आते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि अगर आपको नाउन के बारे में अच्छे से पता है तो आप आर्टिकल और डिटरमिनर बहुत आराम से कर सकते हो, वरना दोस्तों प्रॉब्लम है। ये रहा आपका आंसर, यहां आएगा ए। क्या आएगा? ए, यानी प्रत्येक वीक। यहां ए का मतलब है एवरी वीक। क्या है? एवरी वीक। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। राइस कॉस्ट 8 रुपीज किलो, की जो चावल है वो 8 रुपए किलो है। तो अगर कोई 6 कर सकता है तो 7 भी कर सकता है। आंसर बहुत सीधा है, ये रहा आपका आंसर। सेम कॉन्सेप्ट है, इस वजह से बताने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। ही डिड नॉट स्पीक वर्ड इन सेल्फ डिफेंस। ही डिड नॉट स्पीक, यहां पर है डॉट डॉट डॉट। ही डिड नॉट स्पीक ए वर्ड इन सेल्फ डिफेंस, यानी उसने अपने बचाव के अंदर कुछ भी नहीं बोला। जैसे कोई आदमी है, कोर्ट ने उसको दोषी ठहराया, तो कोर्ट के अंदर उसने अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर एक वर्ड भी नहीं बोला। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है, ये फुल स्टॉप नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल भी ये गलत है यहाँ पर। ही डिड नॉट स्पीक वर्ड इन सेल्फ डिफेंस। इसमें बहुत बेहतरीन होता अगर इसमें ये डॉट आने से पहले इसमें एक और आना चाहिए था, सिंगल। He did not speak single word in self defense। ये होता तो शायद ज्यादा बेहतर रहता। और यहां पर भी जवाब है आपका बी। He did not speak a single word in self defense, यानी उसने सेल्फ डिफेंस में अपने बचाव के अंदर एक वर्ड भी नहीं बोला, ये इसका मतलब है। अब मैं वर्ड के ऊपर आपको थोड़ा सा और बता देता हूं कि एक सेंटेंस है इंग्लिश के अंदर, ही इज ए मैन ऑफ वर्ड। ही इज ए मैन ऑफ वर्ड। अब यहां पर वर्ड आएगा या वर्ड्स का यूज होगा, ये है यहां पर। तो अगर वर्ड का प्रयोग प्रोमिस के लिए आ जाए, जैसे ये जो वर्ड है यहाँ पर, वर्ड का तो प्लूरल वर्ड्स भी होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ड का ही यूज होगा। ही इज मैन ऑफ वर्ड, यानी वो अपनी बात का धनी है। तो अगर इस तरीके से आ जाए तो ये जो वर्ड है ये वर्ड ही रहता है, वर्ड्स नहीं होता है। ये जो एस लगा रखा है ये बिल्कुल भी नहीं आता है। तो एक वर्ड का इस तरीके का भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। ओनली इन्फेंट्री मैन नोज वॉट वॉर इज। क्वेश्चन नंबर 9।
सिंपल ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब देखो इसमें तो कुछ है ही नहीं। ओनली इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब तुम सेना के सारे स्टूडेंट हो। इन्फेंट्री का मतलब होता है जो फोर्स ग्राउंड के ऊपर मार्च करती है। अब ये जो मैन है ये नॉन आइडेंटिफाइड है, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर एन का, ओनली एन इन्फेंट्री। और अब इन्फेंट्री जो काम कर रही है वो कर रही है आपके एडजेक्टिव का, तो ये तो हो गया एडजेक्टिव और ये आपकी रही नाउन। ओनली एन इन्फेंट्री मैन नोज व्हाट वॉर इज, कि युद्ध क्या है, क्योंकि असलियत के अंदर जो युद्ध लड़ते हैं ना वो तो यही लड़ते हैं इन्फेंट्री वाले ही। क्योंकि एयरफोर्स है वो तो ऊपर से दमादम करती है, आपकी जो नेवी है वो पानी में दमादम करती है, आमने सामने नहीं लड़ते हैं, वो एक दूसरे के ठिकानों को अड्डों को नष्ट करते हैं। आमने सामने इन्फेंट्री के जवान लड़ते हैं, तो इनको पता है हकीकत में कि वार क्या है। तो यहाँ पर एन आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, इन्फेंट्री एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा फिर? ए सी होगा, ये रहा सी आपका। क्वेश्चन नंबर 10, here is Daniel come to judgment, here is Daniel come to judgment। तो कीजिए 10 सेकेंड्स। ये कम के बजाय यहां पर अगर केम हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि या तो फिर हियर इज डेनियल कम्स आना चाहिए था या फिर केम आना चाहिए था। तो कम्स करना चाहो तो कम्स कर दो। तो ये डेनियल एक बहुत ही बड़ा जज था। क्या था? जज था। और शेक्सपियर ने भी इस बात का उल्लेख किया है डेनियल के बारे में, उसने भी कुछ लिखा है। और ये जो सेंटेंस है ये उसी का है, हियर इज डेनियल केम टू जजमेंट। सॉरी। तो यहां पर जो डेनियल है वो एक जज है, बहुत फेमस जज था। और उसी तरीके का अगर कोई बहुत फेयर जज होता है जो बिना बायस्ड होकर के और डिसीजन देता है, उसको डेनियल कहा गया है इंग्लिश के अंदर। मतलब वो प्रभावित नहीं होता है, वो शुद्ध डिसीजन करता है, प्योर डिसीजन करता है। तो कहा गया है कि किसी आदमी अगर कोई बहुत ही बढ़िया जज होता है तो उसके लिए कहते हैं कि ही इज ए डेनियल कम्स टू जजमेंट, यानी ये डेनियल का जजमेंट है। तो ये पंक्तियां आई थिंक ये आपके जो क्रिश्चियंस की जो होली बुक है, कौन सी? ओल्ड टेस्टामेंट, ये उसका सेंटेंस लिया गया है सीधा सीधा। मैं आपको बताऊं, जो क्रिश्चियनों की जो होली जो बुक्स है उसमें से ये किताब ये लिया गया है। और यहाँ पर यूज होगा ए का। इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको पता है तो कर दोगे, नहीं है तो नहीं करोगे। इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस लागू नहीं होते, ये सीधा सीधा वहां से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर गुप्ता कॉल्ड व्हेन यू वर अवे, यानी मिस्टर गुप्ता ने आपको पुकारा जब आप यहां नहीं थे, ये है इसका मतलब। तो 10 सेकेंड्स कीजिए। अब यहां पर यूज होगा एक का। क्या यूज होगा? एक का। और रूल क्या है कि हम प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग जनरली नहीं करते हैं, लेकिन सरनेम के साथ कर सकते हैं। और ये सरनेम क्या है? ये रहा आपका सरनेम। क्या है? जैसे चौधरी है, यादव है, गुजर है, माली है, ये क्या है? ये सरनेम है। तो इनके साथ में कर सकते हैं हम। तो इसमें ये इंग्लिश का रूल है कि प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है,
लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता है। मैं आपको क्लियर करता रहता हूँ, इंग्लिश में ऐसा कोई जगह ही नहीं जहाँ एक्सेप्शन नहीं हो। हर जगह पर एक्सेप्शन है इंग्लिश के अंदर। बहुत रेयर जगह है जहाँ पर रूल बिल्कुल एकदम शुद्ध तरीके से रहता है, वरना कहीं ना कहीं उसका अपवाद जरूर आता है। जैसे मैं ये कहूँ ही इज ए कालिदास, ही इज ए कालिदास, ये एक सेंटेंस है। तो कालिदास तो प्रॉपर नाउन होगी, कालिदास क्या होगी, प्रॉपर नाउन होगी, और हमने यूज किया यहाँ पर एक का। क्या ये सही है या गलत है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बिल्कुल ठीक है एकदम। और अब इसका मतलब ये हुआ है कि हमने किसी के बारे में ये कहा कि उसमें कालिदास के जैसे गुण है, कालिदास के जैसे गुण है, तो लेकिन एक का यूज किया, एक का मतलब नॉन आइडेंटिफाइड। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कालिदास दूसरे भी हो सकते हैं, ऐसे कालिदास दूसरे भी हो सकते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि ही इज द कालिदास ऑफ माई विलेज, कि ये मेरे गांव का कालिदास है, और दी लगा दिया कालिदास के साथ में, तो दी लगाते ही ये आइडेंटिफाइड हो गया, और अब दूसरा कालिदास नहीं हो सकता। तो एक के अंदर हम दूसरा देखते हैं, अगर हम एक करते हैं तो ऐसी चीज दूसरी भी है, ऐसा आदमी कोई दूसरा भी हो सकता है, ये फर्क है। और ये बिल्कुल एकदम ठीक है एग्जाम्पल है, ही इज ए कालिदास। मिस माथुर रैंक आवर अगो, मिस माथुर रैंक आवर अगो। अब ये क्या टाइपिस्ट है ना, ये क्या मेरा टाइपिस्ट दिमाग से थोड़ा सा पैदल है, इसको लिखना चाहिए था ये वर्ड यहाँ पर, लेकिन इसने लिखा यहाँ पर। माथुर के साथ जिसको क्या प्रॉब्लम है मेरे को समझ में नहीं आ रही, या तो एक माथुर लोगों से चिढ़ता है, तभी तो इसने इतनी जगह दी, जबकि ये जगह देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कीजिए। अगर क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हो तो 12 भी कर सकते हो। तो ओके दोस्तों, अब यहाँ पर फिर ये सर नेम है, और जो 12 है इसके अंदर यूज होगा एक का, और यहाँ पर यूज होगा एन आवर अगो, कि एक मिस्टर माथुर ने, मिसेज माथुर है यहाँ तो मिसेज माथुर है, एक मिस माथुर ने 1 घंटे पहले घंटी बजाई, यानी उसने उसका फोन आया। रैंक अर्थ यहाँ पर सेकंड फॉर्म काम में लिखी है ना, रैंक, रिंग की रैंक, तो ये यहाँ पर यूज है। तो मैं आपको बता रहा हूँ माथुर है वो फिर सरनेम है, और यहाँ पर तो एन आवर का यूज होगा ही होगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये मैंने आपको जो प्रॉब्लम हो सकती थी वो बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, कॉल बॉय वेटिंग आउटसाइड। क्वेश्चन नंबर 13, कोई लड़का घर के बाहर खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा है, तो उसके लिए उसने उसको देख करके कहा कि अरे उस लड़के को बुलाओ जो बाहर इंतजार कर रहा है। तो अब यहां पर आइडेंटिफाइड और नॉन आइडेंटिफाइड का चक्कर है, और यहां पर सीधा सीधा ये जो है ये आएगा आपका दी, कि कॉल द बॉय वेटिंग आउटसाइड। वेटिंग आउटसाइड से ये इसको, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। और ये है दी का एनाफोरिक, दी का कैटाफोरिक यूज। कौन सा यूज है? कैटाफोरिक। अब ये जो बॉय है ये आइडेंटिफाइड हो गया। मान लो बाहर बहुत सारे लड़के खड़े हैं, उनमें से एक जना इंतजार कर रहा है, बाकी के हैं वो वही खेल रहे हैं। तो जो खेलने वाले हैं उनको नहीं बुलाया गया है यहाँ पर, केवल वेटिंग करने वाले जो बाहर वेटिंग कर रहा है उसको बुलाया गया है। तो दोस्तों इससे ये जो बॉय है ये आइडेंटिफाइड हो गया है, इस वजह से यहाँ पर यूज होगा दी का। आ जाइए,
क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, गर्ल हु स्टूड फर्स्ट वाज गिवन प्राइज। बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ये भी कैटाफोरिक यूज ही है। क्या है? और मैं बता ही देता हूं, ये कैटाफोरिक ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब ये रहा। मैंने आपको बताया कैटाफोरिक यूज में अगर नाउन आए और नाउन के बाद में अगर क्लोज आए, क्लोज का मतलब होता है एक पूरा पूरा सेंटेंस, ये तो आप जानते हो। नाउन के बाद में क्लोज आए तो सीधी ये जो लड़की है ये आइडेंटिफाइड हो गया। द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट वाज गिवन ए प्राइज, ये आपका जवाब। क्वेश्चन नंबर 15, beggar in that corner is policeman in disguise। जो बैगर है, भिखारी है जो उस कोने में खड़ा हुआ है, वो हकीकत में एक पुलिसमैन है इन डिस्गाइज। इन डिस्गाइज का मतलब छद्म वेश में, यानी उसने कपड़े इस तरीके से पहन रखे हैं कि कोई उसको पहचान नहीं सकता। उसने बैगर, वो भिखारी की तरह लग रहा है, भिखारी है वो, भिखारी के वेश में खड़ा हुआ है। तो करो इसको। अरे यार बहुत सीधा सा है, यहां पर यूज होगा दी का। किसका यूज होगा? दी का। दी किसके लिए आया? बैगर के लिए। अब इन दैट कॉर्नर, ये वही कैटाफोरिक यूज, इन दैट कॉर्नर, इन दैट कॉर्नर। तो ये कॉर्नर क्या हो गया? इन दैट कॉर्नर, ये होगी प्रीपोजिशनल फ्रेज, वही आपका कैटाफोरिक यूज। क्या है? कैटाफोरिक यूज। अगर किसी नाउन के बाद में प्रीपोजिशनल फ्रेज आ जाए तो उसके साथ दी का प्रयोग करते हैं। तो द बैगर इन दैट कॉर्नर इज ए पुलिसमैन इन डिस्गाइज, इज ए पुलिसमैन इन डिस्गाइज, यानी छद्मवेश के अंदर वो पुलिसमैन है। यह है इसका सीधा सा जवाब। क्वेश्चन नंबर 16, टीचर रोट एन आउटलाइन ऑफ ए स्टोरी ऑन ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, 10 सेकेंड्स। तो दिक्कत आ रही है क्या? अरे दिक्कत मत आओ, सीधी सी बात है। द टीचर, ये टीचर आइडेंटिफाइड है। द टीचर रोट एन आउटलाइन ऑफ ए स्टोरी ऑन दी ब्लैक बोर्ड। यहां पर ऑन का यूज हो गया तो यहां तो दी आना था, और ये जो टीचर है यहां पर आइडेंटिफाइड है, तो दोनों के अंदर ही दी का यूज होगा। द टीचर रोट एन आउटलाइन ऑफ ए स्टोरी ऑन दी ब्लैक बोर्ड। तो अब इसमें ए का यूज हो सकता है क्या? तुम्हारे में कोई ये कहे कि इसमें ए का यूज हो सकता है क्या? तो
ए का यूज हो तो सकता है लेकिन फिर उस टीचर को हम नहीं जानते, ये होगा फिर। और अगर दी का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें इस टीचर के बारे में पता है। दी के यूज में और ए एन दी के यूज में यही सबसे बड़ी बात है। कैमिल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। तो क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया है और ये जेनरिक यूज है, इतना बता देता हूं मैं। अब जेनरिक यूज किस में आता है तो आपको पता है तो हो जाएगा। तो दोस्तों ये दी का जेनरिक यूज है और यहां पर आएगा दी और यहां पर भी आएगा दी। अब ऑन दी डेजर्ट के साथ तो दी का प्रयोग होता ही है, इसके साथ में क्यों हुआ वो मैं बताना चाहता हूं। अब ये जो कैमल है ये कोई एक पर्टिकुलर कैमल नहीं है, ये पूरी जाति को, ये कैमल जाति को, पूरी जाति को अपने अंदर समाहित कर रहा है, उसको लीड कर रहा है। किसको लीड कर रहा है? जाति को। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कि जो कैमल होता है वो रेगिस्तान का जहाज होता है। तो जो कैमल है यहाँ पर वो पूरी जाति को कर रहा है, तो ये जेनरिक यूज हुआ दी का, बहुत स्पष्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आ जाइए। दिस शुड हेल्प पुअर, ये तो बहुत इजी है, कोई भी गलत मत करना, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। तो इसमें ज्यादा टाइम मैं लूंगा नहीं। ये आपका डी आंसर है कि द रिच शुड हेल्प दी पुअर, ये इसके अंदर बात आई है। अब दी का यूज यहाँ पर क्यों हुआ? और ये है केवल एडजेक्टिव और ये भी है केवल एडजेक्टिव, और दोनों के साथ में दी का यूज हुआ है। तो जो रूल है वो ये है कि यहां पर दी रिच क्या है? दी रिच। तो अब ये एडजेक्टिव नहीं है, अब ये नाउन की तरह काम कर रहा है, और इसका मतलब हो गया द रिच पीपल, द रिच पीपल। तो अगर हम एडजेक्टिव को इस तरीके से हम काम में लेते हैं तो उसके साथ फिर दी का प्रयोग हम करते हैं। इस तरीके से वर्ब के साथ भी कर सकते हैं, जो वर्ब है वो भी नाउन की तरह काम कर सकती है, जैसे द हैव्स एंड हैव नोट्स, बता ही देता हूं यार, एंड द हैव्स एंड हैव नोट्स। तो हैव्स का मतलब रिच लोग और हैव्स नोट्स का मतलब गरीब लोग, लेकिन दोनों के साथ में यहां भी दी का यूज कर सकते हैं और यहां भी हम दी का यूज कर सकते हैं। तो ये जो वर्ब है ये अब नाउन की तरह काम कर रही है, तो वर्ब के साथ दी लगकर नाउन है, या आपका एडजेक्टिव हुआ इसके साथ भी लगती है, और नाउन के साथ दी का यूज होता ही है। तो दो आपको एक्स्ट्रा मैंने बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, द स्ट्रगल इज बिटवीन हैव्स एंड हैव नोट्स। आ ही गया यार, ये क्वेश्चन ही आ गया, तो अब तो बहुत ईजी है। अब इसमें ये ई नहीं आता यार, ये इसने गलत कर दिया, और इसमें इसकी भी क्या जरूरत है मुझे नहीं समझ में आ रहा। अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी का यूज क्या है यहाँ पर? हैव नोट्स और हैव्स, इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं आती है। कुछ कुछ तो किताबों में ही गलतियां हैं, किताबें जो हैं वो गलतियों से भरी पड़ी हैं, बड़ी प्रॉब्लम है। तो सीधी सी बात है, इसका तो आंसर आपको मैंने बता ही दिया, दोनों के अंदर दी का यूज होगा। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर बी, आंसर बी। ये आ गया 20। ओलिगार्की इज रूल ऑफ मैनी बाय फ्यू। तो
ये एरिस्टोटल ने कही थी ये बात, अरस्तु जिसको कहते हैं हिंदी के अंदर, कि ओलिगार्की इज रूल ऑफ मैनी बाई फ्यू। क्वेश्चन नंबर 20। ओलिगार्की में क्या होता है दोस्तों कि एक समूह होता है लोगों का और वो लोगों पर शासन करता है। अब तो ये ऐसा नहीं होता है, पहले एंशियंट टाइम के अंदर ऐसा होता था। तो ऐसे शासन को ओलिगार्की कहते हैं। जैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं कि वोट देते हैं। ऐसे कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म के अंदर एक ही पार्टी शासन करती है। तो इस तरीके से ये ओलिगार्की है। तो इसके अंदर तीनों ही जगह पर दी का यूज होगा। देखो देखो है क्या इसमें, ये रहा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसके अंदर। तो आपका ये बना कि ओलिगार्की इज द रूल ऑफ द मैनी बाय द फ्यू। ये इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा सा इधर उधर हाथ लगते ही और पता नहीं क्या क्या ही आ जाता है, तो बच गया। क्वेश्चन नंबर 21। बेस्ट ऐसे विल गेट प्राइज। बहुत ही सिंपल आंसर है। तो यहां पर सीधी सी बात है, क्वेश्चन नंबर 21 और आपका जवाब रहा ये। क्यों? क्योंकि ये तो चला गया सुपरलेटिव में, तो यहां तो दिया दिया आएगा ही आएगा। ठीक है, द बेस्ट ऐसे विल गेट ए प्राइज, द बेस्ट ऐसे। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ऐसे का मतलब होता है निबंध, और अगर इसका वर्ब की तरह यूज हो, वर्ब की तरह भी इसका यूज हो सकता है, तब इसका मतलब होता है प्रयास करना, एफर्ट करना। तो ये इसका दूसरा है। यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर वही है, यहाँ पर निबंधी है। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। पूनम इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ टू सिस्टर्स। ये तो डिग्री वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। पूनम इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ टू सिस्टर्स, कि पूनम है, दो बहनें हैं, उसके अंदर पूनम ज्यादा इंटेलिजेंट है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। इसका शांति से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हम यूज करेंगे दी का, दोनों जगह पर दी का यूज होगा। इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है कि पूनम इज द मोर इंटेलिजेंट, पूनम इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू सिस्टर्स। कुछ लोग कहते हैं कंपेरेटिव डिग्री के साथ में दी का यूज नहीं होता, लो ये आ गया दी का यूज। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं हो सकता है। आपके सामने जवाब रहा। क्वेश्चन नंबर 23। ही इज लवर ऑफ गुड डॉट 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 प्योर। इसमें एक और होना चाहिए यार। ही इज लवर ऑफ गुड प्योर एंड ब्यूटीफुल। ये यहां पर आप मेरी तरफ से लगा लो, प्योर
एंड डॉट डॉट डॉट, और ये डॉट 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 है, और ये यहां पर है ब्यूटीफुल। ये है पूरा सेंटेंस। ही इज लवर ऑफ गुड, प्योर एंड ब्यूटीफुल। तो अब देखो इसने ही को कहां ले जाके छोड़ा है, इसके बीच में कुछ नहीं है। ही इज द लवर ऑफ द गुड एंड द प्योर एंड द ब्यूटीफुल। और मैंने आपको बताया ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, गुड, प्योर और ब्यूटीफुल। तो इनके साथ में दी का यूज कैसे होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब सारी चीजें हैं, दी गुड का मतलब जो अच्छी चीजें हैं उनका लवर है ये आदमी, जो प्योर चीज है जिसमें मिलावट नहीं है उसका ये लवर है, और जो ब्यूटीफुल लोग हैं या कोई भी चीज जो ब्यूटीफुल है वो इस आदमी को अच्छी लगती है, और ये इन चीजों का लवर है। तो इसके बाद में आया लवर है नाउन, और लवर के बाद में आया आपका ऑफ। तो ये हो गई आपकी प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई, तो यहां पर प्रयोग हो गया दी का। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। ये तो बहुत इजी है अगर आपको पता है तो। दो कंपैरेटिव डिग्री हैं और उसके अंदर आर्टिकल कैसे यूज आता है, कर दो प्रयोग। अभी बताया था 2 मिनट पहले, हल्का सा थोड़ा सा। तो इस यहां पर भी दोनों जगह दी का प्रयोग होगा। दी मोर दी मैरियर, यानी जितना ज्यादा मिल जाए उतना ही मजेदार बात है। मैरियर उतना ही मजा आता है, जितनी ज्यादा मिल जाए उतना ही मजा आता है। अब ये जितनी क्या मिल जाए, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है मुझे इस बात का पता नहीं है, ये क्या चीज लेना चाहता है, लेकिन मेरे को मतलब है यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री से। अगर दो कंपैरेटिव डिग्री एक ही सेंटेंस में प्रयोग आ जाए तो दोनों के साथ में दी का प्रयोग होता है। इंग्लिश तो यहाँ पर है, इंग्लिश का तो रूल ये है। अब इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो पता नहीं। दी हाइजर यू गो कूलर इट गेट्स, मतलब जैसे जितनी ऊंचाई पर, जैसे जैसे ऊंचाई पर आप जाते हो तो ठंड बढ़ती जाती है। कूलर इट गेट्स यानी ठंड बढ़ती जाती है। तो इसका तो जवाब बता ही दिया, ये रहा। एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री आ जाए तो दोनों के साथ में दी लगाओ। दी हाइजर यू गो द कूलर इट गेट्स, जितनी आप ऊंचाई पर जाते हो उतनी ही आप ठंड आपको प्राप्त होती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग फॉर दिस सेशन। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ IPL में लगे रहो और एग्जाम भी टाइम पर होगा। तो मैं आपको देख रहा हूँ, हम अपलोड करते हैं, न तो आप इसको थम मारते हो, न आप कोई शेयर करते हो, न आप कोई कमेंट करते हो। बहुत कोई 10-5 कमेंट आ गए तो आ गए, अदरवाइज आपके कमेंट आते नहीं है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि मंदी नहीं है मौका है, मंदी नहीं है मौका है। इस मौके के अंदर जो स्टूडेंट थोड़ा सा लगन से काम कर गया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम होने की बिल्कुल प्रबल संभावना है। अभी कल आज ही न्यूज़पेपर में ये बात आई है कि एक एग्जाम होता है जिसका बोलते हैं क्लैट। क्या बोलते हैं? क्लैट। ये क्लैट एग्जाम होता है जो ला कॉलेज होती है उनके अंदर एडमिशन करने के लिए। तो सेंटर ने ये एग्जाम करवा रही है, बच्चों ने इसके खिलाफ रिट लगाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो इस बात से नहीं मान रही है। तो मेरा आपसे कहना है भाई, ये जो मैच है ये कहीं नहीं लेकर के जाएंगे आपको। ये चौके जो छक्के लग रहे हैं ये उनकी जिंदगी में लग रहे हैं, पैसे वो कमा रहे हैं और हम इसमें सीधे सीधे बेवकूफ बन रहे हैं। हाँ, मनोरंजन करना है तो 24 घंटे तो मनोरंजन हो नहीं सकता, और जो आदमी 24 घंटे मनोरंजन करेगा वो खुद ही दूसरों के लिए मनोरंजन बढ़ जाता है, फिर दूसरे लोग उसका मनोरंजन करते हैं, वो खुद मनोरंजन करता है, वो फिर उसकी हालत बहुत खराब रहती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि देख लिया करो, पढ़ लिया करो,
थोड़ा सा मेहनत कर लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ और अब तो मैं खूब क्वेश्चन डाल रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। ओके, फिर मिलते हैं।